हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के वाईफाई स्टडी में। दोस्तों आज हम सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। ये सामान्य हिंदी आपकी यूपी आरओ एआरओ यूपी पुलिस यूपी ट्रिपल एस सी यूपी पीसीएस और जिन भी परीक्षाओं में सामान्य हिंदी पूछी जाती है उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, विशेष विशेषण और वाक्य शुद्धिकरण से संबंधित जो है वो प्रश्न देखने वाले हैं एमसीक्यू के माध्यम से। चलिए देखते हैं, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। पहला प्रश्न है, इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शंस हैं आभारी, कांतार, सस्य या कुलीन। तो दोस्तों इसमें जो अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो कांतार हो जाएगा। अरण्य का जो अर्थ होता है वन होता है और कांतार भी वन का ही पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, इसके अरण्य के और कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं दोस्तों? तो इसमें जंगल आ जाता है, आपका जंगल होता है। विपिन भी अरण्य का ही पर्यायवाची शब्द है। कानन है, वन और कांतार तो होता ही है, कांतार भी है इसी का। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांतार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से देवता का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है किंकर, विबुध, विपुल, लोकेश। तो इसमें भी जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही उत्तर हो जाएगा, विबुध। विबुध जो है वो देवता का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। किंकर जो है ये दास का पर्यायवाची शब्द होता है। दास का पर्यायवाची जो है वो किंकर है। जबकि जो विपुल होता है दोस्तों, विपुल जो है ये बहुत अधिक का जो है पर्यायवाची शब्द होता है। बहुत अधिक इसका जो है पर्यायवाची शब्द होता है विपुल। लोकेश ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द होता है। लोकेश जो है वो ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द होता है, तो ये ब्रह्मा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से वह वाक्य छाटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं। वह काली गाय घास चर रही है। वह काली गाय, देखिए यहाँ पर जो काली है ये विशेषण है, क्रिया विशेषण नहीं है। मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाएगा, यहाँ पर जो खट्टा दिया गया है ये भी विशेषण है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी ये गलत हो जाएंगे। तुम जी जान लगाकर, यहाँ पर जो जी जान लगाकर लिखा गया है ये क्रिया विशेषण है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में भी कैसे कैसे का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, इसमें जी जान लगाकर जो है क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? केवल विशेषण है, केवल विशेष से है, विशेषण विशेष से दोनों है, या उपयुक्त में से कोई एक भी नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषण और विशेष से पांडु दोनों के लिए यूज होता है। कैसे यूज होता है? जैसे जो पहला जो विशेषण के रूप में प्रयोग होता है वो पीला रंग, पांडु का अर्थ जो होता है वो पीला रंग के लिए प्रयोग किया जाता है। और पांडु जो है किसी के नाम के लिए भी प्रयोग किया जाता है। पांडु जो है किसी का नाम संज्ञा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से जो पांडु शब्द है ये विशेषण और विशेष से दोनों श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म आरक्षित है? ऑप्शन है पत्र, पर्ण, चक्र, चक्का, छत्र, छत, चैत्र, चैत। तो दोस्तों जो चैत्र है इसका जो ये तत्सम शब्द है। चैत्र जो है वो तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होगा, चैत्र का तद्भव जो होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा चैत। तो ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद छत्र जो है तत्सम शब्द और इसका जो तद्भव होगा वो छत हो जाएगा। चक्र तत्सम है, इसका तद्भव चक्का या चाक हो जाएगा। लेकिन जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए दिया गया है, पत्र और पण, पत्र का और पण ये दोनों तत्सम शब्द हैं और इनका जो तद्भव होता है वो पत्ता होता है। इनका जो तद्भव होता है वो पत्ता होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही मिलान है। चैत्र और चैत एक दूसरे के जो तत्सम तद्भव के युग्म है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, आदर्शिका का तद्भव शब्द क्या होगा? आदर्शिका का तद्भव क्या होगा? ऑप्शंस हैं अदरक, आदर्श, आंच और अरसी। अदरक, आदर्श, आंच और अरसी। तो दोस्तों जो अदरक होता है इसका जो तत्सम शब्द होगा, अदरक का तत्सम शब्द जो होगा वो आर्द्रक होता है। आर्द्रक होता है अदरक का। और जो आंच है, आंच का जो तत्सम शब्द होता है वो आर्च होता है। आर्च होता है आंच का। जबकि जो आदर्शिका है, आदर्शिका का तद्भव शब्द आरसी होगा। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, आरसी। आरसी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 7 है, उत्तर देकर खंडन करना के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उत्तर देकर खंडन करने के लिए एक शब्द प्रतियुक्त है। प्रतियुक्त जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर देकर खंडन करना जो है प्रतियुक्त कहलाता है। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो इसका भी वही अर्थ होगा जो जिसका उत्तर देकर खंडन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रतियुक्त।
अच्छा, विवर्त क्या होता है? तो किसी को कही या लिखी हुई बात की अपनी बुद्धि से प्रसंग अनुकूल अर्थ लगाना जो है वो विवर्ती कहलाता है। प्रत्युत्तर क्या? उत्तर मिलने पर उत्तर देना प्रत्युत्तर होता है। और प्रत्युच्चार क्या होता है? पुनः उच्चारण करना जो है वो प्रति उच्चार होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन है लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठत, लब्ध प्रतिष्ठ, या फिर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है लब्ध प्रतिष्ठ। तो इसमें कौन सा सही उत्तर है ये बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा लब्ध प्रतिष्ठित। ये वाला जो ऑप्शन है जो यहां पर दिया गया है ये सही उत्तर हो जाएगा लब्ध प्रतिष्ठित। प्रश्न नंबर 10 दिया गया है, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि है, वह शब्द कौन सा है? तो दोस्तों जो श्रीमान है, जो श्रीमान है, श्रीमान में नीचे हलंत लगता है, सम्राट में नीचे हलंत लगता है, परिषद में भी हलंत लगता है, लेकिन श्रीयुत जो होता है इसमें हलंत नहीं लगता है, जबकि श्रीयुत में हलंत लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जो है मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर हलंत था, प्रश्न में यहाँ पर हलंत था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है, वह कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है ये बताना है। ऑप्शन है कृपया एक गिलास पानी दीजिए, ऑप्शन बी है जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं, ऑप्शन सी में है वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, कृपया एक गिलास पानी दीजिए, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन बी क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर जो वह का प्रयोग हुआ है, वह की जगह पर वे प्रयोग होना चाहिए था, वे प्रयोग होना चाहिए था। यहाँ पर वाक्य बोला जाना चाहिए था जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं। यहाँ पर 7वें की जगह पर 7वीं का प्रयोग होना चाहिए था, 7वीं, यानी ये 7वें जो है ये गलत है, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है ये होना चाहिए था। और ऑप्शन नंबर डी में नदी का प्रयोग जो है ये उचित नहीं है, यहाँ पर सिर्फ लिखा होना चाहिए था सरयू का पाठ बहुत लंबा है। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृपया एक गिलास पानी दीजिए। प्रश्न नंबर 12 है, शब्द चयन की दृष्टि से इनमें से एक शुद्ध वाक्य है। रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है। दोस्तों जो भाषा होती है वो नागरी नहीं, नागरी लिपि होती है, नागरी भाषा नहीं है, यानी कि ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत होगा। राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं था, सदृश नहीं समान होना चाहिए था, तो ऑप्शन बी भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, सदृश की जगह पर समान होना चाहिए था। यहाँ पर नागरी लिपि होना चाहिए, यहाँ पर नागरी लिपि और यहाँ पर समान होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी में है पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, चौथे नहीं यहाँ पर चौथाई होना चाहिए था। वैसे जो पद्य होता है उसके चारों चरणों यानी चारों भागों को चरण कहा जाता है, लेकिन अगर पद्य के चौथाई भाग को चरण कहते हैं ये होना चाहिए था, तो यहाँ पर चौथाई प्रयोग किया जाना चाहिए था। रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की, तो ये वाला सही, ऑप्शन नंबर डी इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, आभ्यंतर का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है बाह्य, अंदर, मध्य या अभी अभी। तो आभ्यंतर का जो विलोम होगा वो बाह्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 है, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है प्रधान, गौड़, अंतिम या प्रत्यक्ष। तो दोस्तों जो प्रधान है, प्रधान का जो विलोम होता है वो गौड़ होता है, प्रधान का विलोम गौड़ हो जाएगा। और प्रत्यक्ष का जो विलोम होता है, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष विलोम हो जाता है, अप्रत्यक्ष होता है इसका विलोम। और जो प्रथम है इसका विलोम जो होगा अंतिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। तो ये थे आज के हिंदी के प्रैक्टिस सेट। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।